एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे मालूम है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और डेफिनेटली आप अपना जो टारगेट है, जो अपना गोल है, उसको अचीव करके दिखाएंगे। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। एंड व्हाई इज इट मोर इंपॉर्टेंट? बिकॉज बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट मान के चलते हैं। मैंने कहा नो डाउट ये चैप्टर डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये आप लोगों के लिए नहीं, नीट के लिए डिफिकल्ट नहीं है। नीट में इससे बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं और मैक्सिमम टाइम रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अगर हमने प्रैक्टिस की हुई है, नीट के क्वेश्चंस भी अगर मैंने अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं, प्रॉपरली तरीके से मुझे सॉल्व करने आते हैं, तो भी मैं कहता हूं कि सर आपसे इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बोलेंगे कि सर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमको करना है। ठीक है, सो माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट अवर न्यू क्लास। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ मास क्या है? मैंने कहा सर अभी तक हमने बात की थी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की, पॉइंट मासेस की, है ना। कार को भी हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते थे, मतलब जिसकी डायमेंशंस अपने आप में बहुत छोटी होती हैं एज कंपेयर टू दी डायमेंशंस ऑफ द डिस्टेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो लेकिन हमने कहा सर हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही डील थोड़ी ना करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसको हम घुमा नहीं सकते। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको क्या रोटेट कराओगे सर? वो इतना छोटा है, उसका रोटेशन भी हमको नहीं पता होगा, राइट। अब हम बात करने वाले हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के, जो कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो हम बॉल की तरह ट्रीट करते थे हर बॉडी को, बट एक्चुअली अगर किसी मार्कर को थ्रो करोगे प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में तो ये ऐसा रोटेट करता हुआ जा सकता है, हाँ या ना। अब इसके अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पाथ होगा, तो अलग अलग पाथ पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमें अगर कहीं पे बात करनी है उसके पाथ की, कितने टाइम बाद वो पहुंचेगा, क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्या वेलोसिटीज होंगी, ये अलग अलग पॉइंट की स्टडी हमको जब करना होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, अगर आपने इस मार्कर को जब थ्रो किया गया तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा सेंटर होगा जो बाकी सारे पार्टिकल्स तो ऐसे घूम फिर के अपनी अलग अलग डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे होंगे, बट वो पाथ एग्जैक्टली पैराबोलिक जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, पॉइंट मास फॉलो करता है, एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो इंट्रोड्यूस किया गया वो बेसिकली हमारे मोशन की स्टडी को इजी करने के लिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ध्यान रखें, इसको हमेशा ऐसा नहीं है कि आगे आप कभी ग्रेविटेशन, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक और कभी आगे की चीजों में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर क्यों नहीं हम इसको सेंटर ऑफ मास मान के सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास आपके सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए किया गया। मैक्सिमम टाइम वो वहीं पे जाके अप्लाई होता है। हर जगह हम बॉडी के सेंटर जो कहते हैं बॉडी का मास उसके सेंटर पे कह सकते हैं ना, फिक्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते। तो अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास हमारे मोशन के लिए और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और हम इस बॉडी को रिप्लेस करके वहां पे एक सेंटर, एक पॉइंट मास भी रखते हैं सेम मास का, तो हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो भी हमें काफी हद तक इस बॉडी के मोशन की बात करने में हेल्प करता है या मोशन में बताता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट where the whole mass of the body can be assumed to be concentrated, ठीक है, for the study of the motion and applying Newton's laws of motion। तो अगर अभी हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया सर? एक पॉइंट मास, 2 पॉइंट मास, इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस। अगर है एक सिस्टम है जिसमें ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस हैं, जब ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे, हमने कहा सर ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस एक ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं और वो अपने अलग अलग मोशन कर रहे हैं और इस ब्लॉक का एक अलग मोशन हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सर हमें पूरे ब्लॉक का मोशन भी बताना है और इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात करनी है। तो ऐसे टाइम पे हम एक पॉइंट मास को ट्रीट नहीं कर सकते, हमें सारे पॉइंट मासेस को लेना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं उस ब्लॉक के लिए जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर अ ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट मास सिस्टम लिया, आप 2, 3, 4, 5 कितने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने कहा ये 2 पॉइंट मासेस है और इनके कुछ पोजीशन वेक्टर होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी ऑरिजिन, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब आपने बोला सर हमें इन पॉइंट मासेस के इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स तो पता है, बट इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने अज्यूम किया कि सेंटर ऑफ मास समवे यहाँ लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर कहीं पे भी लाई कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लो, नोट डाउन कर लो कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर कहीं पे भी लाई कर सकता है। मैंने एज्यूम किया ये सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर मैंने आरसी मान लिया। यही आरसी तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा आरसी कैन बी फाइंड आउट एज m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मुझे r1 और r2 पता है और m1 और m2 पॉइंट मासेस के मासेस पता है, तो मैं उनके सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकता हूं। ऐसे 2 की जगह 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल कितने भी होंगे तो आप उसको सिंपली ऐसे वेक्टोरियली ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखें पोजीशन वेक्टर है तो ये वेक्टोरियली ऐड होगा, सिंपली ऐड नहीं होगा। पोजीशन वेक्टर है डायरेक्शन वगैरह के साथ ऐड होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई, मतलब समेशन ऑफ ऑल द एम आर। फर्स्ट पार्टिकल के m1 r1 आएगा, सेकंड के लिए m2 r2 आएगा, थर्ड के लिए m3 r3 आएगा, राइट। तो m i r i अपॉन टोटल मास, ठीक है। आप जो पोजीशन वेक्टर है आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, वो होंगे तो ऐसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप के फॉर्म में। मतलब इस पोजीशन वेक्टर में आप देखेंगे x कोऑर्डिनेट भी आता है पार्टिकल का, y कोऑर्डिनेट भी आएगा और z कोऑर्डिनेट भी आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सर इसमें ऐसे ही R2 में भी आप बोलेंगे कि ये क्या बताएगा, सर R2 बताएगा M2 मास जहां रखा हुआ है उस पोजीशन के x, y और z कोऑर्डिनेट्स आपको बता रहा होगा। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के x, y, z कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो मैं कैसे, सिर्फ इंडिविजुअली x, y, z पता करना है, मुझे पूरा पोजीशन वेक्टर नहीं पता करना है। तो आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, where x1 and x2 are the x coordinates of the point masses m1 and m2 individually respectively। बस यहाँ पे ध्यान रखना ये कोऑर्डिनेट्स x1 x2 प्रॉपर साइन के साथ रखे जाएंगे। अगर किसी का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो प्रॉपरली यहाँ नेगेटिव रखा जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो इसको लिखने का ये तरीका क्या हो गया, समेशन ऑफ mi xi अपॉन सिग्मा mi। ऐसे ही सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपको सिंपली याद, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपली सबको याद हो जाते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये m1 और m2 है, क्या है ये m1 और m2, हम किस तरीके से सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। मुझे बताना है सर ये m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो कई लोगों के दिमाग में आता है सर ये l/2 पर होगा, तो मैं आपसे बताऊं ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये l/2 पर होगा। मैंने कहा फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, जनरली पहले तो हम इनके x y कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने कहा सर ऑरिजिन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो मैंने माना कि ये जो m1 है और m2 है ये मैं इनमें से किसी एक ऑरिजिन पे मान लेता हूं। सर आपको डिसाइड करने होते हैं, आप कैसे भी आप ऑरिजिन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,0, और क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है l है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा l,0। इस तरीके से अगर आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए तो आप डेफिनेटली इजी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ कहीं पर देखिए, यहाँ कहीं पर बीच में कहीं पर आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया xc, yc, ठीक है। आपको पता है कि यार ये कहीं पर होगा, मैंने तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस माना तो मुझे मालूम है yc की वैल्यू 0 आने वाली है, बट अगर आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने इसका xc अगर निकालने से, देखो पहले मैं yc ही निकाल देता हूँ। yc देखिए क्या होगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 0। तो yc की वैल्यू कितनी आने वाली है 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा सर अगर मैं xc की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा m1 इंटू x1 कितना है 0 प्लस m2 इंटू x2 दैट इज l अपॉन m1 प्लस m2। तो आप बोलोगे xc कोऑर्डिनेट जो आ गया वो कितना आ गया, बेसिकली m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया आपका, देखिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गया। y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, x कोऑर्डिनेट आपका ये, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। कई बार आपको इसको डिस्टेंस के टर्म में बोलते हैं। मैंने कहा मान लिया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ m1 से उसकी डिस्टेंस r1 बोली जाती है और m2 से डिस्टेंस अगर r2 बोली जाती है, ध्यान रखें।
R1 is the distance of the center of mass from the particle M1 and R2 is the distance of the particle from M2. तो R1 R2 क्या बताएंगे? मैंने कहा सर ये देखिए सेंटर ऑफ मास है ना, अरे ये वाली डिस्टेंस जो x कोऑर्डिनेट है वही R1 है, तो R1 तो आप सिंपली क्या लिखोगे? R1 क्या लिखोगे सर? दैट इज M2L अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली R2 क्या लिखोगे सर? टोटल L में से अगर मैं ये R1 माइनस कर दूंगा तो R2 आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो जो R2 आएगा दैट विल बी M2L की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा M1L अपॉन M1 प्लस M2। देखिए जब यहाँ R1 की बात हुई तो यहाँ पे M2 आया और इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। जब यहाँ R2 की बात हुई तो यहाँ M1 आया इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। अगर मैं R1 R2 लू का रेशियो लू तो बेसिकली दैट विल कम एज M2 बाय M1। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। इट मीन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब अगर ये मास हैवी होगा तो R इज क्लोजर टू दिस, मतलब R की वैल्यू कम होगी, मतलब इस पॉइंट मास से डिस्टेंस कम होगी। जो मास लाइटर होगा उससे डिस्टेंस ज्यादा होगी। इट मीन सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज लाई अलोंग, जो आपका लाई अलोंग क्लोजर टू दी, आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास लाई क्लोजर टू दी हैवियर मास। ठीक है, यानी ये क्या है? ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है किसी पॉइंट मास से एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की उस मास से जो डिस्टेंस है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मास जितना ज्यादा R उतना कम। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट के पास में पाया जाएगा और लाइटर ऑब्जेक्ट से दूर पाया जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। हाँ, डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको कहा नीट में इस टाइप से क्वेश्चन, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात की सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, मतलब पॉइंट मासेस के ग्रुप है और उनका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस सिस्टम की, कंटिन्यूअस बॉडी की, मतलब बड़ी डिस्क है ना, बड़ा सिलेंडर है, स्फीयर है, बड़ी वायर है, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर है, शीट है। तो इस टाइप की बॉडीज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी डिस्क्रीट सिस्टम में एक यूनिफॉर्म बॉडी है और इनका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। तो इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का तरीका देखिए क्या होगा। मैंने कहा सर देखिए जैसे ये एक कोई भी रैंडम शेप की बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसका टोटल मास m है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसी बॉडीज में छोटा सा एलिमेंट डिसाइड करते हैं। ध्यान रखेंगे स्टेप्स जो हम फॉलो करने वाले हैं वो इसी तरीके से करेंगे, तो हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहला जो मेरा स्टेप होता है वो हम इस पूरी बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एंड देन ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उन्हें पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे और सिंपली पॉइंट मास वाले फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर ये एक डीएम एलिमेंट है और उसका पोजीशन वेक्टर R है और ये सेंटर ऑफ मास मैंने अज्यूम किया उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ RC है। तो आप क्या करोगे, ऐसे डीएम एलिमेंट का डीएम इंटू आर वेक्टर, डीएम इंटू आर वेक्टर ऐसे करके आप एडिशन करोगे। उस एडिशन को आपको बोला जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इनको इंटीग्रेट करोगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास, है ना। वो जो डीएम सारे क्या होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 उसका समेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। So integration of RDM upon integration of DM will give you the position vector of center of mass of this body. इसमें जो important point है कि this position vector of the center of mass of the element. कई बार एलिमेंट ऐसा होगा जिसका आपको सेंटर ऑफ मास, वो थोड़ा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेके थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट आप लोगे, तो उस टाइम पे भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आपको यूज करना है वो उसके सेंटर ऑफ, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की बात हम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पोजीशन वेक्टर्स में हमें मालूम है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी होते हैं, तो आप एक्स वाई जेड भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन, एंड जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट। ध्यान रखेंगे कई बार हमारा एलिमेंट पॉइंट एकदम पॉइंट साइज ना होकर एक सिग्निफिकेंट साइज का होता है, तो उस केस में एक्स वाई जेड क्या लेने हैं सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस चीज को हाईलाइट कर लो, यही गलती कर जाते हो, यही फंस जाते हो।
अब मैंने कहा अगर मान लो एक सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसका यूनिफॉर्म थिन रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा अगर ये एल लेंथ की है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करने वाला है, L/2 पर लाई करने वाला है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म बॉडीज की बात करूं तो यूनिफॉर्म बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उनकी सिमेट्रिक एक्सिस पे लाई करता है। सिमेट्रिक एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि सर ऐसी एक्सिस या ऐसी लाइन जो उस बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा ऐसी लाइन पॉसिबल होती हैं तो वो 2 या 3 सिमेट्रिक एक्सिस जो क्रॉस कर रही हैं तो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो मैंने कहा सर आप इसमें भी देख सकते हो कि एक अगर थिन रॉड है, यूनिफॉर्म है, तो एक ऐसी लाइन पॉसिबल है। दिस लाइन इज डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट, तो आप बोल सकते हो इस लाइन पे लाई करेगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां लाई करने वाला है, L/2 पे। मैंने कहा अगर ये यूनिफॉर्म रॉड ना हो के नॉन यूनिफॉर्म रॉड होती, मतलब इसकी आप बोलते हो कि सर इसकी जो लैम्डा गिवन होता है, मास पर यूनिट लेंथ आपका अलग होता है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड मतलब आप बोल सकते हो, एक आपने क्रिकेट बैट देखा है, क्रिकेट बैट है ना, क्रिकेट बैट में यहाँ पे आपका इनिशियल जो हैंडल होता है वो थिन होता है, फिर उसके बाद ये ऐसे ब्रॉड होता चला जाता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। जैसे जैसे आप हैंडल से दूर जा रहे हो उसका मास बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग होगी। सपोज दैट एक लैम्डा दे रखा है 1 + 2x, है ना, इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे से लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ये आपको दे रखा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना होगा, सर आपको एक ऑरिजिन डिसाइड करना होगा, मैंने ये कर लिया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले देखो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, सबसे पहले इसका एक एलिमेंट लेना होगा। मैंने कहा सर मैंने एक यहां से x डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dx है, और उसका मास कितना ले लिया, dm। अब किसी भी लेंथ का मास निकालना है तो आपको पता है कि मास निकालने का तरीका क्या होता है कि सर लैम्डा इंटू दैट लेंथ। तो अगर डीएम की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx। तो ये तो आपका डीएम। अब आपने क्या किया सर, आपने इसका अच्छा, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसका जो x, इसका जो इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये x होगा, ठीक है। तो अगर मुझे सर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे सर, वो फॉर्मूला लगाओगे, आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, वेयर x विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब जरा देखिए, मैंने कहा ये ऐसे करके सारे एलिमेंट आपको इसमें इंक्लूड करना है, ये ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जब आप लोगे, ये वाला एलिमेंट लोगे, तब उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। और सर सबसे लास्ट वाला जब एलिमेंट लोगे तब उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, l। तो आपको लिमिट्स भी डिसाइड करनी होगी। मैंने कहा वेरिएबल देखिए अगर dm की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x dm है लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा की वैल्यू अगर रखेंगे तो 1 + 2x इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 + 2x। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं 1 + 2x इंटू dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm की वैल्यू रखोगे तो 1 + 2x इंटू dx। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, और x की लिमिट देखिए, पहला एलिमेंट मिलेगा तब x की वैल्यू 0 है, और लास्ट एलिमेंट, ऐसे सारे एलिमेंट काउंट करते जाओगे तो लास्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, l। तो आपको सारे एलिमेंट्स काउंट करने हैं जहां पे x की वैल्यू 0 से लेके l के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 से लेके l के बीच में लाई करेगी। मैंने कहा जरा इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। मैंने कहा इनका इंटीग्रेशन, मैंने फिर से बोला बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन होता है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं, x + 2x² dx अपॉन, ये तो 1 + 2x है ही। लिमिट रखनी है 0 से l, 0 से l। आप जरा देखिए x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, ठीक है, और आप बोलते यहाँ पे आएगा x² का कितना आ जाएगा, x³/3। मैंने कहा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज लेकर कि l की वैल्यू मान लेते हैं हम कितनी है, 1 मीटर है, तो हमारी कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो इसमें लिमिट रखनी है वो 0 से लेके l तक रखनी है, और l की वैल्यू हमने कितनी दे दी क्वेश्चन में, 1 मीटर, तो 0 से लेके 1 तक रखनी है, ठीक है। सिमिलरली आप बोलेंगे सर 1 का इंटीग्रेशन आएगा x + 2x का इंटीग्रेशन आएगा 2x²/2, और यहाँ पे भी लिमिट कितनी रखनी है, 0 से लेके l, मतलब 0 से लेके 1 मीटर तक। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब आप लिमिट रखेंगे तो x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस, फिर x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके जब देखेंगे तो ये आएगी 1/2 + 2/3 अपॉन 1 + 1, 1 का स्क्वायर इज 1, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे जरा देखेंगे तो कितना आएगा,
6 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये आएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 4 और नीचे कितना है 2। सॉल्व करेंगे इसको तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7/12 मीटर। इसका मतलब क्या है सर, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो 7/12 मीटर पर है। इट मीन सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आप जरा देखिए 0.5 से ज्यादा आने वाला है, मतलब ये सेंटर से शिफ्ट किया। अगर ये इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, कितनी है 1 मीटर है, तो आप बोलोगे जो 1 मीटर, और आप बोलोगे अगर ये यूनिफॉर्म होता है यहाँ 0.5 मीटर पर आपका इसका सेंटर ऑफ मास होता, बट इसके जो सेंटर ऑफ मास है वो 0.5 मीटर के इधर आएगा, क्योंकि आप जा रहे हो कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है इसका जो मास है वो बढ़ता जा रहा है, एंड द सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर मास। तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपको प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। आप इनके डायरेक्टली फॉर्म में नहीं रख सकते। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ये वैल्यू जैसे गिवन हो जाएगी तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको प्रोसेस करके दिखाया है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको उनके उस टाइप के क्वेश्चन जरूर एक एक बार करा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बॉडीज। मैंने कहा एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका हमने सीखा, लेकिन अगर ऐसी कई सारी बॉडीज को कंबाइन करके कोई बॉडी बन रही है तो उसको सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले तो उसमें जो कुछ स्टेप्स हैं वो हमेशा फॉलो किए जाएंगे कि इंडिविजुअल बॉडी के सेंटर ऑफ मास निकालिए, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडी के सेंटर ऑफ मास निकालिए और उन सेंटर ऑफ मास पे बॉडी की जगह पर इस बॉडी के बराबर सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दीजिए, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह सॉल्व कीजिए। मैंने कहा देखते हैं कैसे। मैंने कहा सबसे पहले तो आप जरा एक कहीं ना कहीं सबसे पहले एक एक्सेस डिसाइड कर लिया कीजिए कि सर ये एक्सेस, ये मान लिया क्या है एक्स एक्सेस है, और ये मान लिया क्या है वाई एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस हो गया। तो ये ऑरिजिन हो गया। अब ये 2 थिन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। आपने बोला कि सर सबसे पहले इन 2 यूनिफॉर्म रॉड की अगर हमने माना ये यूनिफॉर्म रॉड है तो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलती क्या कर देते हैं दोनों के मासेस सेम मान लेते हैं। मैंने कहा अगर आपने इसका मास कैपिटल M माना है तो इसका मास 2M हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ डबल है और ये यूनिफॉर्म रॉड है। अगर इसका मास M है तो इसका मास कितना हो जाएगा 2M हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करने वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा L/2। सिमिलरली आप बोलते अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो देखिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा L, 2L है टोटल लेंथ, तो ये कितना आ जाएगा L, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है सर, इन पॉइंट्स पर आपने इन बॉडीज को रिमूव करके एज्यूम कीजिए कि यहाँ बॉडी की जगह पे यहाँ पे मैंने इनके मास के बराबर एक पॉइंट मास रख दिया। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,L/2, और मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे रख दिया आपने 2M मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं L,0। अब ये 2 पॉइंट मास सिस्टम हो गया। इन 2 पॉइंट मास सिस्टम को आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली उनका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। मैंने कहा जरा कैसे, जरा देखते हैं। मैंने कहा जरा देखिए अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास का, तो आप कैसे निकालोगे सर, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू x1 दैट इज 0 प्लस m2 इंटू x2 दैट इज 2m इंटू l अपॉन टोटल मास 2m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/3l। मैंने कहा सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे सर, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू y1 दैट इज m इंटू L/2 प्लस इसका क्या होगा सर 0,2m मतलब 0 अपॉन टोटल मास कितना है 3m। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो L/6 आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए इस बॉडी के सिस्टम के, जो कि 2L/3 और कहीं पे यहाँ पे L/6 समवेयर यहाँ कहीं लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा देखिए क्या करना होता है, फिर से मैं एक बार क्विकली रिपीट करूंगा कि सर ये जो 2 बॉडीज हैं, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद इन 2 बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस फाइंड आउट करते हैं, फिर इन बॉडीज को हटा के इनके सेंटर ऑफ मास के इनके मास के बराबर पॉइंट ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले सिस्टम की तरह इनको सॉल्व करके हम इनके सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है अगर कॉम्बिनेशन आता है 2 से ज्यादा बॉडीज का। अब ये बॉडीज कैसे भी हो सकती हैं, यूनिफॉर्म बॉडीज अगर हैं या नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे भी उनके सेंटर ऑफ मास के कॉम्बिनेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर,
ठीक है, ये ऐसा सेमी सर्कुलर वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, तो आप बोल सकते हो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करने वाला है। मैंने कहा मान लिया कि ये सेंटर को अगर मैंने ओरिजिन माना है तो उसका कोऑर्डिनेट्स देखिए, सेंटर से ये जो डायमीट्रिक वाली लाइन होती है इस पे सेंटर से ऊपर की तरफ 2r/π डिस्टेंस पर लाई करता है। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप जरा बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लैमिनर ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म बॉडीज के कॉम्बिनेशन है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से अगर वो बॉडीज का जो कॉम्बिनेशन है वो एक लैमिनर ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, यूनिफॉर्म लैमिनर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि सर थिन पेपर शीट है ना, डिस्क, इस टाइप की बॉडीज है, लैमिनर मतलब 2D बॉडीज हैं, अगर उनके कॉम्बिनेशन का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है सो दैट कैन बी फाइंड आउट लाइक अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2 where a1 a2 आर द एरियाज ऑफ दोज लैमिनर ऑब्जेक्ट्स। तो मास की जगह उनके एरिया भी पता है तो भी आप उनका क्या निकाल सकते हैं, आप उनका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ये आपको पता है। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि 2 से 3 बार नीट में पूछा जा चुका है और बहुत स्टैंडर्ड है, हमेशा आना चाहिए। आप क्या करते हैं, वो एक बॉडी ली और उसमें से एक बॉडी को रिमूव कर देते हैं और पूछते हैं कि रिमेनिंग का आप सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने एक डिस्क ली है जिसका मास m है और रेडियस r है। ये एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस कितना है, r है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका प्रॉपर डिटेल वाला भी आपको आता है, लेकिन आपने कहा क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में बता देता हूँ, वो वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आप हम जल्दी कर पाएंगे और क्विकली भी कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा सर इस डिस्क में से एक ऐसी डिस्क को रिमूव कर दिया गया जो सेंटर से पास हो रही थी और यहाँ पे एज पे टच हो रही थी, राइट। तो आपको बस ये थोड़े से जो स्टार्टिंग में है, आपने ये टोटल मास आपका पता है डिस्क का कितना है, m है, इस पोर्शन का मास आपको निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग का मास निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सीखनी पड़ेगी कैसे निकालते हैं। मैंने कहा ये जो मास है वो देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे, एरिया पे। तो मास जो है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के और एरिया प्रोपोर्शनल है रेडियस के, राइट, जो कि एरिया क्या होता है πr²। तो जो आप बोल सकते हो कि जो मास है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू r², या स्मॉल r², रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा सर इसका मास स्मॉल m है, क्या है इसका मास स्मॉल m, तो आप यहां से इसका रेडियस निकाल पाओगे। मैंने कहा ये r है, ये भी r है, तो ये कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2। तो आप कह सकते हो कि सर इसका मास अगर स्मॉल m है और पूरी का मास कितना है, कैपिटल M है, तो आप बोलोगे जो m अपॉन कैपिटल M लिखोगे, ये छोटी वाली डिस्क का मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r², क्योंकि एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मास कितना है, इसका रेडियस कितना है सर r/2 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है, इसका ये कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका रेडियस कितना था r, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू r²। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4, मतलब स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल M/4। तो ये तो आ गई सर स्मॉल डिस्क का मास आ गया m/4, तो रिमेनिंग डिस्क का जो मास आएगा उसको मैंने mr रिमेनिंग बोल दिया। तो m रिमेनिंग कितना आ जाएगा सर, m रिमेनिंग आ जाएगा आपका टोटल मास में से इस डिस्क का मास हटा दो, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 3m/4 अगर आप निकालना चाहो। यही चीज है, बस यहीं पे हम अटक जाते हैं और हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाते। बस ये चीज अगर आपको आ गई है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं बचता है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा सर अब आपको देखिए एक ओरिजिन, फिर से वही बात करता हूँ कि सर आपको कहीं ना कहीं आपको एक एक्सिस डिसाइड करनी पड़ती है। जनरली मैंने देखो ये इसको सेंटर को ही ले लिया, तो अगर ये ओरिजिन है तो ये 0,0 हो गया, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर दैट इज r,0 हो गया, है ना। तो रिमेनिंग अब जरा देखिए, आपने बोला ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, जो कि देखिए जब भी आप बोलते हैं यूनिफॉर्म बॉडीज हैं, जितनी भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, अगर उनका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको पता है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी उसी ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करने वाला है। अब ये कि डिस्क यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है पूरी डिस्क का, बड़ी वाली डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है वो कहां लाई करने वाला है सर, उसके सेंटर पे, दैट इज उसका, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,0। छोटी वाली डिस्क की अगर हम बात करें, अगर यहाँ रखी तो उसका सेंटर मास कहां लाई करता है, उसका बोलते हैं r,0। तो अगर मैंने जब इसको हटाया हो गया तो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। मुझे मालूम है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क का। ठीक है, आपको पता है ये कितना होने वाला है, यही आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा सर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x,0। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने कहा सर रिमेनिंग पोर्शन का जब भी आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होता है दैट विल बी इक्वल टू, आप बोलोगे टोटल, जो टोटल है
आप उसको ऐसे याद कर सकते हो कि सर m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। ध्यान रखेंगे, जब रिमेनिंग वाले पोर्शन का आपको अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। यहां पे m1 क्या है? टोटल मास है, बड़ी बॉडी का मास है। x1 क्या है? बड़ी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। ये रिमूव्ड बॉडी के मास और कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इस बॉडी में से ये बॉडी को रिमूव किया गया है, तो बाकी बचेगा आपको क्या पता चलेगा? आपको सेंटर ऑफ मास वगैरह के कोऑर्डिनेट्स पता पड़ेंगे। इसकी जरा वैल्यूज रख के देखते हैं। मैंने कहा ये क्या आएगा, देखो एक्स रिमेनिंग अगर आपको निकालना है, रिमेनिंग का अगर आपको तो फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे m1 क्या है? m1 है बड़ी बॉडी जिसमें से रिमूव किया गया, जिसमें से रिमूव किया उसकी बात करें तो दैट इज m। x1 है पूरी बड़ी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 0, माइनस m2 क्या है? जो पोर्शन रिमूव किया गया उसका मास, दैट इज m, दैट इज यहां पे कितना है? m/4। और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे कितना है? r/2 है। कितना है ये? r/2 है। डिवाइड बाय, मैंने कहा सर m1 क्या है? फिर से कैपिटल मास है, माइनस m2 कितना है? m/4 है, दैट इज 3m/4। सॉल्व करोगे जरा इसको तो x रिमेनिंग जो आ रहा है जरा देखो, दैट इज कमिंग एज माइनस r/6। कितना आ रहा है? माइनस r/6। सर ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जरा देखिए ये सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग का है वो इधर कहीं होगा, ऑरिजिन की तरह आ रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। प्रॉपर साइन के साथ आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 बार ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। इसमें सिर्फ डेटा चेंज कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज भी हमको आना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मास निकालना, जो रिमूव किया गया उसका मास निकालना या जो रिमेनिंग है उसका मास निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को हम जरा ध्यान रखेंगे, और ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने बात की थी कि सर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं जब बॉडी मूव कर रही है, बॉडी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या बॉडी मूव कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड, मैंने कहा अगर ये पोजीशन रखता हूँ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का तरीका तो हमको मालूम है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 जो भी होगा वो क्या होगा? टोटल मास होगा, बॉडी होगा। मैंने उसको कैपिटल M बोल दिया और उसको यहाँ शिफ्ट किया, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो mrc इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने कहा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इस तरीके से डिफरेंशिएट करके लिखोगे। मैंने कहा जरा देखिए ये drc/dt, ये dr/dt क्या होता है? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन है ना, आप बोले पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, ऐसे करके और आप ऐड करोगे तो आप बोलोगे mvc इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4, राइट। आप सारे, अब ये क्या है? ये इस तरीके से आप वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। तो vc इक्वल टू अगर कोई लिखना चाहेगा तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 आप लिख सकते हैं, मास नीचे ले सकते हैं, राइट। तो अगर आपने बोला दिस MVC क्या है? ये MVC क्या हो गया सर? ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया। और ये क्या हो गया सर? ये फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, थर्ड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब अगर आपको पूरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम पूछा जाए तो केवल और केवल आप सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम बता दो तो वो पूरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझसे लीनियर मोमेंटम पूछा जाए पूरी बॉडी का, तो सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करके हम ऐड करें, उससे बेटर क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम बता दें। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कोई अगर आगे से मुझसे पूछे व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? सर सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम बता दो, दैट विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज वेल। मैंने कहा मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मास इधर आ जाएगा तो लिखोगे m1 प्लस m2। और ये MAC, अब आप देखिए फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें, जब भी हम फोर्स बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स की। तो ये क्या है? ये फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स है, ये सेकंड पार्टिकल पे फोर्स है, थर्ड पार्टिकल का फोर्स, फोर्थ पार्टिकल का फोर्स, ऐसे सारे फोर्सेस का जो समेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू M इंटू AC। तो आप बोलोगे तो नेट फोर्स है, जो सारे फोर्सेस का जो समेशन है उसको हम बोलेंगे नेट फोर्स। ठीक है, आप बोलेंगे नेट फोर्स, और वो भी कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनल फोर्स आपस में यहाँ पे जितने भी आएंगे वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आप जो बोलेंगे ये जो रिजल्ट आएगा ये आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स देगा। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अगर आपको याद हो कि एफबीडी सॉल्व करते टाइम हम एक इक्वेशन लिखते थे कि एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्सेस इक्वल टू एम इंटू ए सी, एम इंटू ए, वो पॉइंट मास था तो हमने उसको मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख दिया। लेकिन जब एक बॉडी आती है तो हमें ये नहीं पता होता ना किस पार्टिकल का मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखेंगे हम, है ना। तो अब आगे आपको पता चल गया कि जब भी आपको वो इक्वेशन लिखनी होती है कि किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्सेस का सम जो आएगा वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वहां पे लिखना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब भी आप लगाएंगे तो आप उसमें जो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, ठीक है। अब ये फोर्स आया कैसे था सर, आपने बोला कि सर ये इसको डिफरेंशिएट करके आया था। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया कि सर दिस फोर्स इज आल्सो इक्वल टू डीपीसी बाय डीटी, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो डीपी बाय डीटी होता है। लेकिन जब हम बात करें बॉडी की तो वो पी किसका रखते हैं, सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए मोमेंटम की बात करते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपीसी बाय डीटी करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो हमने पॉइंट मास के लिए पढ़ा था, अगर हम बॉडी के लिए बात करेंगे तो अगर हम बोलेंगे इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो इसका मतलब डीपीसी बाय डीटी इज जीरो। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो आप ऐसे भी लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लगा सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, तो आप बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक की तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए ये आप बोल सकते हो कि अगर कोई बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है, अगर बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, तो आपने बोला एक पार्टिकल में शिफ्ट किया, दूसरे पार्टिकल को शिफ्ट किया, तीसरे पार्टिकल को शिफ्ट किया, इंडिविजुअली कई सारे पार्टिकल्स को कुछ कुछ शिफ्ट किया गया है, तो आप बताओ सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट हुआ होगा। तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। मैंने यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की बात की, आप पूरा वेक्टर के फॉर्म में बात कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बात कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड सारे कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर सकते हो। तो मैंने कहा चेंज या शिफ्ट इन दी सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 इंटू शिफ्ट इन दी x1, है ना, m2 इंटू शिफ्ट इन दी सेकंड पार्टिकल अपॉन m1 प्लस m2। बस ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे शिफ्ट जो है वो प्रॉपर साइन के साथ रखना है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट आपको प्रॉपर साइन के साथ करना है। मैं इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे अप्लाई होगी ये शॉर्ट ट्रिक। मैंने फॉर एग्जांपल ये 2 kg और 4 kg मासेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर। 4 kg मास को अगर आपने 1 मीटर राइट में शिफ्ट किया है, तो ये बताइए कि 2 kg मास को मैं किधर शिफ्ट करूं और कितना शिफ्ट करूं सच दैट इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिले नहीं। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा, इसका मतलब रिमेन इंटैक्ट का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास शुड रिमेन इंटैक्ट का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज, उसमें शिफ्ट जो आएगी वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सर इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव माना हुआ है तो आप बोलते हो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो 1 मीटर शिफ्ट हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है, मतलब जो डेल्टा एक्स आया है इसके वो कितना आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा सर दैट इज इक्वल टू, आप बोलोगे m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर देंगे। मैंने कहा सर इस बॉडी को मैंने m1 बोल दिया है और इस बॉडी को मैंने m2 बोल दिया है। इस बॉडी का शिफ्ट तो मुझे फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। आप बोलोगे सर m1 कितना है 2, डेल्टा x1 यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस m2 कितना है 4, डेल्टा x2 कितना है पॉजिटिव 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहां से जरा सॉल्व करोगे तो डेल्टा x1 कितना आ रहा है, दैट इज -4/2, दैट इज इक्वल टू -2 मीटर। इट मींस सर 2 kg हैज टू बी शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन बाय 2 मीटर। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है 2 मीटर से। तो आप बोलोगे तो इनके जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप इस तरीके से याद रखिएगा और ये इस तरीके के क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वन मोर प्रॉब्लम। काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और कई बार पूछी जा चुकी है और कई बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ये काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। क्या है ये प्रॉब्लम, इसने बोला है सर ये एक प्लैंक है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। उसके ऊपर एक मैन खड़ा है जिसका मास है m, प्लैंक का मास है कैपिटल M। आपने बोला ये जो मैन है दैट इज वॉकिंग एंड रीचिंग दिस एंड। अगर आप बोलते हो कि सर ये वॉक करके इस एंड पर पहुंच रहा है, ठीक है, तो आप बताइए कि अब बोट कितना शिफ्ट होगी, बोट की शिफ्ट मुझे बतानी है कि बोट कितना शिफ्ट होगी, ठीक है।
तो मैंने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है बोट जो शिफ्ट होगी, अगर ये मैन इधर की तरफ जा रहा है तो बोट इधर की तरफ शिफ्ट होने वाली है। मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं। एज्यूम क्या कर लेता हूं, आंसर से आपको, अगर आपका अजम्पशन सही होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने इधर की तरफ क्यों शिफ्ट किया मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन है। मैंने कहा सर देखिए ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बाहर से इस बोट और मैन के सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है। एफ एक्सटर्नल 0 है तो आप बोल सकते हो कि जो पीसी होगा दैट इज कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम 0 है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम कैसा था, रेस्ट पे है, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा, तो डेल्टा ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। डेल्टा ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसका जो डेल्टा ऑफ मास के शिफ्ट में 0 आना चाहिए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इंटैक्ट रहेगा, तो अगर ये बॉडी इधर की तरफ जा रही है तो जो प्लांट है उसको इधर की तरफ जाना ही पड़ेगा, है ना, तभी जाके सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पर रहेगा और अपनी जगह पर रहेगा। तो मैंने कहा जरा देखिए शिफ्ट कितना आया बोट में या प्लांट में, शिफ्ट इन दी प्लांट कितना आया, मैंने कहा सर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो पहले प्रॉपर आएंगे, तो मैंने कहा सर ये कितना आ रहा है, -x आ रहा है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा माना कि प्लैंक में जो शिफ्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, -x आ रहा है, क्योंकि हमने बोला इस डायरेक्शन में है। मैंने कहा जरा देखो कि शिफ्ट इन दी मैन कितना आया, आप बोलो ये शिफ्ट बोट पे चल के तो कितना यहां पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस की ट्रेवल की, l, बट ये बोट पूरी इधर की तरफ x चली गई, तो आप बोलते हो ये फिर x इधर चला गया, तो बेसिकली इसकी जो शिफ्ट आया वो कितना आया, l - x। ध्यान से सोचें, ये बोट के रिस्पेक्ट में तो l डिस्टेंस चला गया, मतलब ये यहां से डिस्टेंस ट्रेवल किया, l यहां आता, लेकिन यहां पहुंचा तो देखा उसने कि बोट ऑलरेडी एक डिस्टेंस पीछे चली गई, तो एग्जैक्टली इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आई, l - x। तो डेल्टा x m कितना आया, l - x आया। इसी यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बस। ठीक है, फिर से देख लो, ये बंदा l किसके रिस्पेक्ट में चला, बोट के रिस्पेक्ट में, तो सर अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की यहां पहुंच गया, लेकिन ये वाला एंड आपको पता है पीछे की तरफ चला गया x, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो आया l - x। आपको पता है ये डेल्टा xc 0 है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, सर डेल्टा xc इज इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। आप बिल्कुल कर सकते हैं इस चीज को। मैंने जरा देखिए वैल्यू रखते हैं, m1 मैंने मान लिया कि मैन है, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। ठीक है, तो m1 मतलब कितना हो गया, स्मॉल m, डेल्टा x1 कितना आया, l - x आया, प्लस m2 क्या है, वो प्लैंक है, प्लैंक का मास m है, और इसमें शिफ्ट कितना हुआ, -x अपॉन टोटल मास कितना है, m + m। ठीक है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, m इंटू l - x इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू -x। ठीक है, इधर आएगा तो 0। मैंने कहा देखो m इंटू l - mx माइनस m, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, मैंने x वाले टर्म से एक साथ कर लो, x वाले टर्म से एक साथ करोगे और उसको करोगे तो ये आ रहा है ml अपॉन m + m। सो दिस इज शिफ्ट, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने जो आंसर एजम्पशन लिया था वो सही है। ठीक है, अब जरा देखो इसको, मैंने कहा शॉर्ट टेक डायरेक्टली अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन डेटा चेंज होकर आ जाए तो क्या आ जाएगा। मैंने कहा जरा देखो, मुझे अगर बोट में शिफ्ट निकालना है या प्लैंक में शिफ्ट निकालना है, तो यहां मास मैन का आ रहा है। अगर मुझे बोट की शिफ्ट दी होती और मास में शिफ्ट, ये मैन में शिफ्ट निकालनी होती, तो यहाँ पे प्लैंक का मास आता। पहली चीज, बोट की शिफ्ट निकालनी थी इसलिए मास किसका आया, मैन का, इनटू l। l क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस, इन दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस। तो मैन ने कितना रिलेटिव डिस्टेंस चला बोट के रिस्पेक्ट में, दैट इज l अपॉन टोटल मास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू l क्या होता है, डिस्टेंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x रिलेटिव, डेल्टा x रिलेटिव अपॉन m + m। ठीक है, अब आप देख लो किसका आपको निकालना है। अगर यहाँ प्लैंक का निकालना होता तो मैन का मास रखना है, अगर मास का निकालना है तो यहाँ पे प्लैंक का मास रखना है। सिमिलरली अगर इसमें क्या बोलते हैं कि अगर ये v वेलोसिटी से चलना चालू कर दिया विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे v वेलोसिटी से चलना, बोट के रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दिया, तो बताओ कि सर
m मास कितना, ये प्लैंक कितनी स्पीड से चलना चालू कर देगा, सच दैट, क्योंकि आपको मालूम है सर अभी भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता है, तो अगर आपको प्लैंक की वेलोसिटी निकालनी होगी तो उस केस में भी आप क्या करोगे, मास ऑफ द मैन इनटू v अपॉन टोटल मास। एक्चुअली फॉर्मूला वही है ये, m इंटू वी रिलेटिव अपॉन m प्लस n। अगर प्लैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे मैन का मास आएगा और v रिलेटिव ही आने वाली है। अगर यहाँ पे मैन की वेलोसिटी निकालनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे बोट का या प्लैंक का मास आएगा, और यहाँ पे आपको बताना है कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से बोट या प्लैंक चालू हुआ है वो बताना होता है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले रख के आप आंसर्स याद रख सकते हैं, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। बट कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है, वो एक की जगह दो बंदे बिठा दिए जाएंगे और दोनों को एक साथ मूव करा दिया होगा, तब ये फॉर्मूले आपके डायरेक्ट नहीं लग पाएंगे। तब वहां 2 से 3 जगह 3 पार्ट हो गए बेसिकली, M1 M2 M3 आ जाएंगे। तो इसीलिए ये फंडा आपको बहुत अच्छे से सीखना है, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये तो बातें थी सेंटर ऑफ मास, हमने सेंटर ऑफ मास की सारी बातें कर ली। आई होप आपको सारी क्लियर होंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि जितने क्वेश्चन हमने किए लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेंटर ऑफ मास के बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, और एवरी ईयर और ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर तो एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से बनता ही बनता है। तो आज की बातें हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशन की हम बातें करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।